My dear friends, welcome to the Prep Journal IS. Sorry for the late. From tomorrow I will be on time. आज के फर्स्ट पेज से केवल एक न्यूज़ है जो रिलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और वो है ओवर 1 लाख करोड़ इन्वेस्टेड अंडर PLI स्कीम। इसमें कहना है कि 1.8 लाख करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो चुका है अभी तक। और सेकेंड पॉइंट इससे डिराइव करना है कि 17 लाख करोड़ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और 12.3 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये PLI से रिलेटेड। और 7.5 लाख करोड़ एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। रिसेंटली 2025 के मेंस में GS3 में PLI स्कीम से एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रेशनल ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, व्हाट आर इट्स अचीवमेंट, इन व्हाट वे कैन द फंक्शनिंग एंड आउटकम ऑफ द स्कीम बी इम्प्रूव्ड। अब जब 2025 के मेंस में ये आया है तो 2026 के प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हॉट टॉपिक है। लॉन्च्ड इन 2020, पर्पस क्या था? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करना, बूस्ट करना, कि हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, ये कैसे काम करता है? इसका है कि इंसेंटिव मिलता है, वेरी करता है 4 to 6% ऑन द इंक्रीमेंटल सेल। मतलब कि इंक्रीमेंटल का मतलब कि जैसे 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 सेल इंक्रीज करता है, जितना इंक्रीज किया उस पर इंसेंटिव मिलेगा, वेरी करता है 4 to 6%। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये नेक्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर कि 14 सेक्टर को कवर करता है PLI, जैसे ड्रोन्स, टेलीकम्युनिकेशन, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा। अचीवमेंट इसका क्या है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज हो चुका है, बूस्ट, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हुआ है, जॉब क्रिएशन हुआ है। अब करेंट का कैसे यूज़ है इसमें ये देखना है। करेंट में अभी हमने पढ़े हैं कि 12.3 लाख जॉब जनरेशन इससे इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT का ये कहना है डेटा, तो डेटा ऑथेंटिक हो जाती है। जॉब क्रिएशन 12.3 लाख। FDI अट्रैक्शन, ये जो बोल रहा है 1.8 लाख करोड़ इन्वेस्टेड, ये FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये डेटा यहाँ यूज कर दिए। फिर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हुआ, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हुआ, हमारे पास हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट पहले करते थे उसका खुद हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं इसके? डिलेड डिस्पर्सल ऑफ इंसेंटिव, जो इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है उसका लेट लतीफ़ा होता है, डिलेड होता है, जो कि चैलेंजेस क्रिएट करती है। स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन इशूज, स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन का कमी है। कंप्लायंस बर्डन ऑन द MSME पे दिखाया था कि कंप्लायंसेस का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, जो कि उनके लिए बर्डन होता है। वहीं लार्ज जो इंडस्ट्रीज है वो तो झेल लेती है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज या SME उसे उनके लिए काफ़ी बर्डनसम होता है। नेक्स्ट इज द एडिटोरियल, द नेशनल सॉन्ग डिबेट और रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। इसका कहानी क्या है? बैकग्राउंड ये है कि पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना है, बस ये जानना है कि रिसेंटली पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है नेशनल सॉन्ग पे, वंदे मातरम पर। 150th एनिवर्सरी है वंदे मातरम का। ठीक, डिबेट क्यों हो रहा है कि गवर्नमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम में चेंजेस किए हैं। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कि चेंजेस जो किए गए हैं 1937 में चेंजेस किए गए थे। और क्यों चेंजेस किए गए? चेंजेस इसलिए किए गए टू इम्बाइब द सेकुलर इमेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्बाइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ जो स्टेंजर्स था उसमें हिंदू गॉडेस के नाम थे, तो जो कांग्रेस में ऑलरेडी मुस्लिम फ्रेंड्स थे वो उनके कहने पर, ऑब्जेक्शन पर कुछ चेंजेस किए गए। दूसरा चेंजेस किए गए कि अट्रैक्ट्स डाइवर्स सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द मुस्लिम, और सारे एक साथ यूनाइटेड होकर
नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। ये फर्स्ट इशूज है आर्टिकल का। सेकेंड, इस आर्टिकल का यूज यहाँ पे ये है कि कुछ फैक्ट्स हैं ऑलरेडी हमने कवर किए थे। 1875 में इसे लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। 1882 में आनंद मठ में इसे शामिल किया गया था, उन्हीं का नोवेल था। 1896 में पहली बार इसे पब्लिकली गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कोलकाता में उसमें। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था नेशनल एज ए नेशनल सॉन्ग। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है कि एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन नहीं किया गया है। और आर्टिकल 51 ए में ए जो है वो तो बोला है कि टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम। यहाँ पे नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग का नाम नहीं है। तो कहीं कहीं बोला जाता है कि इक्वल दर्जा नहीं दिया जाता है नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम के बराबर में नहीं दिया जाता। ये गवर्नमेंट का अपना पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें 2017 में बोला गया था कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं वंदे मातरम गाने के लिए। दिस इज अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। फिर कहीं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट था कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग के बराबर दर्जा दिया जाना चाहिए। तो कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का है। कुछ कंक्लूजन के रूप में देख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, नेशनल सिंबल्स शुड नॉट बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्सन। Constitutional morality requires action aligned with justice, liberty, and equality and fraternity. ओवरऑल ये आर्टिकल से इतना हमें लेना है। PDF अवेलेबल होगा टेलीग्राम पर, चैनल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। दिस आर्टिकल अ वर्डिक्ट दैट इज एन एब्डिक्शन ऑफ जुडिशियल फंक्शन। ये आर्टिकल का बैकग्राउंड क्या है कि जुडिशियल को जो जजमेंट था 20 नवंबर को जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले मंथ, जिसमें 16th प्रेसिडेंशियल डिफरेंस को लेकर जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्रेन फ्रॉम फिक्सिंग टाइमलाइन कि टाइमलाइन नहीं फ्रेम कर सकते हैं। हायर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के लिए हम टाइमलाइन नहीं फ्रेम कर सकते हैं, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं कर सकते हैं। नो वन साइज फिट अप्रोच। उन्हीं पे इनका कहना है कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट इनका कहना है कि नो एनोमली, ये कॉन्स्टिट्यूशनली एनोमली है कि कहीं पे आप टाइमलाइन तो फ्रेम नहीं करते स्पीकर के एक्शन पर कि आप कितना दिन में इस पे कितना दिन में आप एक्शन ले सकते हो एंटी डिफेक्शन का जो कानून है उसके तहत। लेकिन वहीं पे जो टाइमलाइन है 5 साल है किसी भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का। लेकिन अगर टाइमलाइन आप फ्रेम नहीं करते हो स्पीकर पे कि आप कितने समय में एक्शन लेते हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, और वो नहीं लेता है 4 साल भी नहीं ले सकता है एक्शन, तो रॉन्ग डूइंग करने के बाद भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनली एनोमली है पहला। सेकेंड कि ये अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में बोला जाता है कि अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक आइडियल्स, प्रिवेंटिंग सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो नवंबर में आई थी वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। गवर्नर इन्फिनाइट टाइम पर बिल पर बैठ नहीं सकता है। स्पीकर नॉट रूलिंग ऑन डिफेक्शन, गवर्नर सिटिंग ऑन द बिल, एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल परवर्जन। इस तरीका से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। इस आर्टिकल का कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठाएंगे कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली। ओके, नेक्स्ट जो एडिटोरियल है SIR एंड द एनिहिलेशन ऑफ द राइट्स। इससे 2 पॉइंट बस यहाँ से निकालेंगे हम। सॉरी, बस एक पॉइंट इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से रिलेटेड क्रिटिसिज्म है कि ये एक्सक्लूजन करता है, एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर एंड vulnerable एंड मार्जिनलाइज्ड, which is against the constitutional morality. That institution must embody fraternity, inclusion must be the norms and exclusion must be exception. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। एक्सक्लूजन,
नेक्स्ट इज इंडिया 8.2% ग्रोथ रेट सस्टेनेबल। इसमें बस इतना बोला गया है कि जो Q2 में इंडिया का ग्रोथ रेट 8.2% से इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, दूसरा भी बहुत अच्छी बात है, गुड पॉइंट। थर्ड, जीएसटी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक तीसरा पॉइंट है कि इंडियन IMF का जो रेटिंग है उस ग्रेड C दिया गया है, असाइंड ऑन इट्स नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी जो है उसको C ग्रेड दिया गया है। क्यों दिया गया है? आउटडेटेड बेस ईयर है। अब किसी भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन मेंस में आएगा कि क्या ये रिफॉर्म करने की जरूरत है अकाउंटिंग में, इट में भी, तो उसमें सॉल्यूशन में में लिखना यही है, आउटडेटेड बेस ईयर है। अकाउंटिंग क्यों C दिया IMF? अकाउंटिंग नीड ए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। चेंज बेस ईयर 11-12 आउटडेटेड है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पे अभी भी गवर्नमेंट का जो कैलकुलेशन होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे है, जबकि मॉडर्न में देखा जाता है कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे होनी चाहिए। तीसरा, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंगल डिफ्लेशन है। सिंगल डिफ्लेशन का मतलब हुआ कि एक बार जो रियल वैल्यू जो कैलकुलेट होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, वो वन प्राइस पे होता है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों एक ही प्राइस पे डिटरमाइन करता है। लेकिन डबल प्राइस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अगर मेजर करेंगे डबल प्राइस से, जैसे इनपुट को वन प्राइस से और आउटपुट को अदर प्राइस से, इसको बोलेंगे डबल डिफ्लेशन मेजरमेंट। तो डबल डिफ्लेशन मेजरमेंट जो होता है अच्छा ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। सिंगल डिफ्लेशन मेजर एक्यूरेसी ज़्यादा उतना इफेक्टिव एक्यूरेसी नहीं है। इसलिए पहला है कि डबल इन्फ्लेशन होनी चाहिए। और ये C ग्रेड इसलिए दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्मली एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंगल डिफ्लेशन का यूज़ करती है। साइजेबल डिस्क्रिपेंसीज होता है डेटा में। तो इस तरह का 4 पॉइंट यहाँ से आप काफ़ी उठा सकते हैं क्यों C ग्रेड क्यों दिया गया है। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है, बोथ सर्विस एक्सपोर्ट पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट है। रिमिटेंसेस भी अंडर ग्लोबल सर्टेनिटी में थ्रेटन हो रही है, सर्विस और रिमिटेंसेस। रुपीज़ का भी डिप्रेसिएशन हो रहा है रिसेंटली। $91 हो चुका है, सॉरी। नेक्स्ट न्यूज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है। दीपावली इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। इसमें क्या है कि यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी 20th मीटिंग में दिवाली को यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी तक रामलीला, कुडियाट्टम, मुदियट्टू, चौ डांस, कलबेलिया फोक डांस, संकीर्तन ऑफ मणिपुरी, वैदिक चंट, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स ऑफ द उत्तराखंड, रमन, लद्दाख वुड कार्विंग, दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, कुंभ मेला, गरबा ऑफ गुजरात, दीपावली, योगा, दिस ऑल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने और ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इस साल दिवाली को मिला है, लिस्ट में इंक्लूड हुआ है। अमेजन इन्वेस्ट करने वाला है $35 बिलियन। इंडिया टू साइन ओमान के साथ फिर ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की बात चल रही है और शायद नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ही समय में फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाली है ओमान के साथ। न्यूज़ टू बी फॉलोड, ये न्यूज़ नेक्स्ट फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रो, कॉन्स। इसका इंपॉर्टेंस GS4 इथिक्स के लिए और GS3 साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें चिल्ड्रन का मेंटल हेल्थ इससे रिफॉर्म होगा। ऑनलाइन कंटेंट से हार्मफुल से बचेंगे, वो एक्सपोजर से, साइबर बुलिंग के एक्सपोजर से बचेंगे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एडिक्टिव एल्गोरिथम, ऑनलाइन प्रेडेटर, वायलेंट कंटेंट। स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रीलिम्स न्यूज़ की, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 चेन्नई में हुआ था हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, जिसमें जर्मनी जीता है स्पेन के अगेंस्ट 3-2 से।
इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता अर्जेंटीना को हराकर 2-1 से शूट आउट में। वन इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में लिए इन्वायरमेंट के लिए। वेस्टर्न ट्रैक ओपन, इसको स्टेट बोर्ड तीतर बोलते हैं, हिंदी में तीतर बोलते हैं, स्टेट बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश है। इसके बारे में क्या प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? इंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस, साइट्स अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में शामिल है। फिर जस्ट सम पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में ये नॉर्मली है। फिर इसके क्या हैबिटेट क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडेमिक टू द वेस्टर्न हिमालयन, टिपिकली फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब ये नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश के स्टेट